हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह पद्य भाग में पाठ 2 पतंग। इसके कवि हैं आलोक धनवा। आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक आलोक धनवा का जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि दुनिया रोज बनती है। इनको प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान मिला। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रहीं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अब आइए हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए हुए फिर भादों के बाद की शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? देखिए इस कविता। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वालों बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके,
दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शब्दार्थ देखिए। भादों, भादों का महीना। शरद ऋतु मीन्स शरद ऋतु, जाड़े का समय। झुंड माने समूह और इशारों से यानी संकेतों से। मुलायम यानी कोमल। रंगीन मतलब कलरफुल, रंग बिरंगी। बाँस एक प्रकार की पतली सी लकड़ी होती है, नाजुक कोमल। किलकारी यानी खुशी से चिल्लाना। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। अब व्याख्या देखिए आप लोग। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं वे समाप्त हो गईं। तेज बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बाँस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। इसमें विशेषताएं देखिए। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली है। दूसरा देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। शब्दार्थ देखिए। कपास, इस शब्द का प्रयोग कोमल और नर्म अनुभूति के लिए किया गया है। बेसुध यानी मस्त होकर के। मृदंग ढोल जैसा वाद्य यंत्र है। पेंग भरना यानी झूला झूलना। डाल मतलब शाखाएं। लचीला वेग मतलब लचीली गति। अक्सर मतलब प्रायः। रोमांचित यानी पुलकित। और महज यानी सिर्फ। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी
लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर के दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नर्म हो जाती हैं। उनके पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता है, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है। इसमें विशेष देखिए, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति हुई है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से आप देखिए खड़े होकर के पतंग उड़ा रहे हैं। इनका पैर देखिए कहाँ पर है। ध्यान नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ से गिरेंगे तो चोट लगेगी नहीं लगेगी। यही सब बाल सुलभ चेष्टाएं हैं। तीसरा देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। शब्दार्थ देखिए, रंध्रों यानी सुराखों, सुनहरे सूरज यानी सुनहरा सुंदर सा सूरज। प्रसंग है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का चित्रण कवि कर रहे हैं। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर की रोएं भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे बहुत रोमांचित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं और उस समय उनके मन का भय जो डर है वो समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ, दुगने उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। विशेषताएं देखिए, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बन जाते हैं। इसमें बच्चों के साहसिक भाव की अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है और भाषा में लाक्षणिकता है। अब आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर पर तर्क करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अथवा सबसे तेज बौछारों के साथ भादों के बीत जाने के बाद प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर देखिए, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादों माह में तेज बारिश होती है, इससे बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है।
मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1 देखिए, सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। दूसरा क्या है, शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाते हुए चला आ रहा है। तीसरा क्या है, वातावरण साफ सुथरा धुला हुआ फ्रेश बिल्कुल लगता है। चौथा क्या है, धूप चमकीली होती है। पांचवा, फूलों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोच कर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका आंसर देखिए, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषताएं तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाह रहे हैं। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल और निश्चल मन के होते हैं। ठीक इसी तरह से पतंगें भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक चली जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका आंसर देखिए, इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है। इन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं कि तेज बौछारें यानी गतिशील दृश्य बिंब है, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है, पुलों को पार करता हुआ गतिशील दृश्य बिंब है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से श्रव्य बिंब है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर स्पर्श दृश्य बिंब है, पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य बिंब है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर देखिए, कपास व बच्चों के मध्य में गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल और निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का और मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। पतंग, इसका उत्तर देखिए, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोने लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। प्रश्न 1 देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दूसरा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तीसरा है,
खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर देखिए, इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। दूसरा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण क्या है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर केंद्रित होता है। हमें कूदते हुए छत भी कठोर नहीं लगती। हम पतंग के साथ साथ खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। तीसरा है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हमें साहस और निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।